हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, कूलम लॉ हमने पढ़ा था। कूलम लॉ हमें क्या बताता है? ये हमें दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है उसको बताता है। यानी कि दो चार्ज के बीच में हम अट्रैक्टिव फोर्स को भी निकाल सकते हैं और रिपल्सिव फोर्स को भी निकाल सकते हैं। अब देखो, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि जिसके पास कुछ वैल्यू भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो फोर्स हम निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके पास डायरेक्शन भी है और उसके पास कुछ वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसलिए उसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लेंगे और एक जेड एक्सिस लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास देखो दो चार्ज है। एक चार्ज है हमारे पास Q1, ये चार्ज है Q1 और इसका जो ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है इसका वो आएगा R1। R1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा चार्ज है, इसको A ले लेते हैं, A पर है। ठीक है, दूसरा चार्ज हमारे पास आ जाएगा ये B और इसकी वैल्यू होगी Q2 चार्ज और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? R2। R2 इसका पोजीशन वेक्टर है। अब देखो, ये दो चार्ज है हमारे पास, दोनों चार्ज पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, Q1 चार्ज भी पॉजिटिव है, Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है। अब देखो, दोनों चार्ज हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। तो देखो, ये Q1 चार्ज Q2 पे भी फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो उससे पहले देखो, पहले हम यहां पर ये दिखाते हैं कि अगर Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे देखो, इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी, यहाँ पर जो फोर्स आएगी F21 फोर्स लिखेंगे इसको। F21 फोर्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि 2 पर फोर्स लग रही है 1 से। ठीक है, फिर यहाँ पर इस साइड जो फोर्स लगेगी वो आएगी F12, इसको हम F12 फोर्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 पे फोर्स लग रही है चार्ज 2 से, तो इसको F12 फोर्स लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर R12 जो आएगा तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे को लीडिंग वेक्टर होगा, जो ये बताएगा कि 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, तो ये लीडिंग वेक्टर होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो, हमने दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स निकाली थी वो कूलम लॉ से निकाली थी। ठीक है, तो कूलम लॉ से हमने जो फोर्स निकाली थी वो फोर्स हमारे पास क्या आई थी? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स हमने निकाली थी बाय कूलम लॉ। ठीक है, अब यहां पर देखो, R12 जो है हमारे पास ये लीडिंग वेक्टर होगा। R12 जो है ये लीडिंग वेक्टर होगा, इसको हम बोलेंगे, ये आएगा हमारे पास R2 माइनस R1 वेक्टर। यानी कि R2 में से अगर मैं R1 को माइनस करता हूं तो R12 आता है। ठीक है, और R21 कैसे लिखेंगे? ये लीडिंग वेक्टर होगा 2 से 1 की तरफ, यानी कि यहां से इस तरफ जो लीडिंग वेक्टर होगा वो होगा हमारे पास, या इस तरफ जो लीडिंग वेक्टर होगा यह आएगा R21। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास R1 माइनस R2, ये हमारे पास R21 लीडिंग वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमारे पास अगर फोर्स लग रही है F21 फोर्स लग रही है तो ये 2 पर लग रही है 1 से, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसमें अब हम क्या करते हैं? वेक्टर, फोर्स हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं? इसकी डायरेक्शन को हम दिखाते हैं यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर भी किस तरफ होता है? जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में ही आता है। तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? R12 जो होगा हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर को हम R12 कैप से लिखेंगे, इसको कैप बोलते हैं, R12 कैप। तो ये आ जाएगा R12 वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है तो इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास R21 को लिखेंगे तो ये आएगा R21 वेक्टर और R21 का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। तो ये यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होते हैं? वेक्टर की ही डायरेक्शन में होते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, और ये उसी वेक्टर की ही डायरेक्शन में होती है, फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, तो ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज करेंगे हम। अब देखो, अगर मैं यहां से देखो इसी फॉर्मूले से
अगर मैं इसको, ये फोर्स हमारे पास है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो वेक्टर फॉर्म में देखो अब मैं इन दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं Q1 Q2 के बीच में, और फोर्स कौन सी निकाल रहा हूं, F21 फोर्स, यानी 2 पे जो फोर्स लग रही है चार्ज 1 से, इस फोर्स को निकालेंगे हम। तो इस फोर्स को निकालने के लिए देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, F21 ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज Q2 चार्ज अपॉन में, अब देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस, ये होगा हमारे पास AB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर। अब AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो AB जो है ये लीडिंग वेक्टर होगा, लीडिंग वेक्टर से दिखा रहे हैं इसको R12 से, तो F21 हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इनटू में R12 इसका यूनिट वेक्टर भी यहां पर यूज करेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। तो R12 तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो ये वेक्टर की फॉर्म में है, तो इसका हम ये मैग्नीट्यूड आएगा, R12 हमारे पास आएगा ये, और R12 जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहां पर रखेंगे, R12 यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे, तो F21 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर की जगह पर आएगा R12 वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो R12 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड R12, तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो इसकी पावर क्यूब हो जाएगी, तो F21 जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इनटू में R12 वेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। देखो R12 जो है इसका क्यूब है, ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, ठीक है। अब यहां पर देखो जो लीडिंग वेक्टर था हमारे पास R12, इसको हम कैसे दिखा रहे थे, R2 माइनस R1 से, तो ये वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो F21 हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको लिखेंगे R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड है तो इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, उसका क्यूब, यहां पे क्यूब है तो इसका क्यूब करेंगे, इनटू में ये क्या बनेगा, ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा फोर्स का इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास कूलम फोर्स आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, किसकी कौन सी फोर्स आएगी, F21 फोर्स आएगी, यानी जो चार्ज 2 पे फोर्स लग रही है फ्रॉम चार्ज 1, ठीक है, तो ये वो फोर्स आ जाएगी, और ये वेक्टर फॉर्म में देखो R2 माइनस R1, पोजीशन वेक्टर माइनस हो रहे हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। अब यहां देखो इसी फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों फोर्सेज निकाल सकता हूं इसी फॉर्मूले से। तो दो चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो उससे रिपल्सिव फोर्स आ जाएगी, और एक चार्ज अगर पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, तो वो मैं इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूं दोनों। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर केस लेके चलता हूं, इफ Q1 Q2 बोथ आर पॉजिटिव, देखो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो देखो Q1 Q2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा, इट मीन्स क्या होगा, यहां पर देखो Q1 Q2 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो कौन सी फोर्स आएगी, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। एग्जांपल के लिए लेट कर लो Q1 मेरे पास है +2 कॉलम और Q2 मेरे पास है +4 कॉलम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे Q1 Q2 क्या बनेगा, ये आएगा 2 × 4, तो ये आएगा 8 कॉलम। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स आती है, तो ये फोर्स जो होगी हमारे पास कौन सी आएगी, रिपल्सिव फोर्स आएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं कि F21 फोर्स हमारे पास क्या बनेगी, वो रिपल्सिव फोर्स बनेगी, एंड R12 और ये हमारे पास जो आ रहा था यहां पर R12 एंड F21 आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में होंगे। देख सकते हैं हम डायग्राम में, यहां पर देखो R12 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लीड कर रहा है 1 से 2 की तरफ,
और F21 भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। और सेकंड केस है हमारे पास, अगर हमारे पास Q1 Q2 एक पॉजिटिव हो जाए चार्ज और एक नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो ये आएगा लेस देन 0 इफ Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। अगर Q1 पॉजिटिव हो जाए और Q2 नेगेटिव हो जाए तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी को 4 को यहाँ पे -4 ले लूं तो ये -8 आ जाएगा। तो -8 आ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स आएगी। तो क्या हमारे पास इफ Q1 Q2 लेस देन 0, अगर यहां पर देखो एक चार्ज मैं पॉजिटिव ले लूं और एक चार्ज हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, तो Q1 Q2 हमारे पास लेस देन 0 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं इसको +2 ले लूं, इसको -4 ले लूं तो ये -8 आ जाएगा। तो -8 आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है क्योंकि -8 आ रहा है। तो इट मीन्स क्या होगा, फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव होगी। कैसे अट्रैक्टिव होगी, अब देखो ये जो F12 फोर्स है ये हमारे पास इस तरफ नहीं लगेगी, यानी चार्ज 2 पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लगेगी अट्रैक्टिव। तो ये हमारे पास F21 फोर्स आ जाएगी, जो अट्रैक्टिव फोर्स है 1 की तरफ लग रही है। अगर 1 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये F21 फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगी। 2 पे जो फोर्स लगेगी 1 से वो इस तरफ लगेगी, ठीक है। तो अगर ये फोर्स 2-1 इस तरफ जा रही है और R12 जो लीडिंग वेक्टर है वो इस तरफ जा रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो जो हमारे पास F21 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि F21 जो है वो क्या होगा, इज अलोंग माइनस ऑफ R12। F21 नेगेटिव डायरेक्शन में होगा R12 के, R12 इस तरफ पॉइंट कर रहा है 1 से 2 की तरफ, और अगर ये चार्ज हमारे पास पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए तो 2 पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी 1 से, तो F21 फोर्स इधर हो जाएगी, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये नेगेटिव F21 फोर्स जो आएगी वो अलोंग आएगी -R12 के। तो यहां से देखो, अगर मैं यहां से अब F12 फोर्स निकालते हैं तो देखो F12 फोर्स हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में यही रहेगा R12, तो यहां पर मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा R12 का क्यूब इनटू में। लेकिन अब यहां पर देखो जो हमारे पास जो लीडिंग वेक्टर जो पॉइंटिंग वेक्टर था वो चेंज हो चुका है। पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे R12 इस तरफ था और F21 फोर्स भी इधर ही थी। अब लेकिन डायरेक्शन क्या हो चुकी है, अपोजिट हो चुकी है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो चार्ज 2 जो है उस पर फोर्स लग रही है 1 की तरफ लग रही है, तो इसका पॉइंटिंग वेक्टर ये हो जाएगा R21, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, अब 2 से 1 की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे पास आएगा R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है, R21 यूनिट वेक्टर। तो यहां पर इसको भी स्क्वायर ही लिखेंगे। अब देखो R21 और R12 दोनों की डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहां पर देखो जो R12 आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, -R21। तो यहां पर देखो अगर मैं R21 की जगह पे, ठीक है, R21 की जगह पे अगर मैं R12 रखूंगा तो हमारे पास जो F21 फोर्स आएगी और 12 दोनों इक्वल एंड अपोजिट आएगी। F21 फोर्स हमारे पास ये आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2, यूनिट वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा R12 का क्यूब इनटू में R12 वेक्टर, और ये नेगेटिव आ जाएगी बस फोर्स, क्योंकि यहाँ पे देखो R21 जो है वो क्या आएगा, -R12 आएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखोगे तो -R12 आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को और इसको, देखो वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखूं तो ये आएगा F12 -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इसको लिखेंगे R2 -R1 का क्यूब इनटू में ये आएगा R2 वेक्टर -R1 वेक्टर। अब देखो ये दोनों फोर्स क्या आ रही है हमारे पास, F12 फोर्स और F21 फोर्स, दोनों के देखो वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है हमारे पास। चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस साइन में चेंज आ रहा है। तो F यहां से कंपेयर करेंगे इनको, तो जो F21 फोर्स आएगी हमारे पास वो आएगी -F12। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्स हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल एंड अपोजिट आ रही है। और ये किसके अकॉर्डेंस है, ये किसके अकॉर्डेंस में है,
ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो अगर हमारे पास चार्ज 2 पे फोर्स लग रही है 1 से, तो वो इक्वल एंड अपोजिट होगी जो चार्ज 1 पे लगेगी 2 से। तो यही हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अगर एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो ये उसी को न्यूटन थर्ड लॉ को ही प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कूलम लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स।